गुड मॉर्निंग बेटा। कल की क्लास में हमने 8th क्लास कोचिंग क्लास के फिजिक्स का जो चैप्टर नंबर 2 था उसको हमने लर्न करना शुरू किया था। उसके जो MCQs है वो हमने शुरू किए थे। कल हमने समझा था लेवल 1, आज हम शुरुआत करेंगे लेवल 2 से। लेवल 2 के जो 10 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है वो करेंगे, साथ ही में कुछ ये मैच द फॉलोइंग है ये भी है, इनको भी करेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं 21 क्वेश्चन से। क्या कह रहा है? ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग पैरामीटर ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग पैरामीटर्स फोर्स ऑफ फ्रिक्शन डिपेंड्स, कि जो फ्रिक्शन है वो कौन कौन से पैरामीटर्स पे डिपेंड करता है। मास पे डिपेंड करता है, सरफेस के नेचर पे डिपेंड करता है, दोनों पे डिपेंड करता है, या फिर दोनों में से किसी पे डिपेंड नहीं करता है। तो बेटा जो फ्रिक्शन है वो किसी भी ऑब्जेक्ट के मास पे भी डिपेंड करता है, और जो सरफेस है उसका उस सरफेस के नेचर पे भी डिपेंड करता है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बोथ ए एंड बी, के दोनों पे डिपेंड करता है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। ठीक है, 22 देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग वन इज़ ए राइट अरेंजमेंट, के इनमें से कौन सा एक राइट अरेंजमेंट है। तो जब हमने क्लासेज अपनी मतलब थ्योरी क्लास हमारी जब चल रही थी, तो जब हमने पढ़े थे फ्रिक्शंस, स्टैटिक फ्रिक्शन, रोलिंग फ्रिक्शन और स्लाइडिंग फ्रिक्शन, तो मैंने बताया था कि सबसे ज़्यादा होता है स्टैटिक फ्रिक्शन, फिर होता है रोलिंग फ्रिक्शन, उसके बाद आता है स्लाइडिंग फ्रिक्शन। ठीक है, तो सबसे बड़ा क्या है? स्टैटिक फ्रिक्शन है। स्टैटिक फ्रिक्शन से छोटा है रोलिंग फ्रिक्शन, और रोलिंग फ्रिक्शन स्टैटिक फ्रिक्शन से छोटा है रोलिंग फ्रिक्शन, और जो रोलिंग फ्रिक्शन है वो छोटा होता है स्लाइडिंग फ्रिक्शन से। स्लाइडिंग फ्रिक्शन ज़्यादा होता है, रोलिंग फ्रिक्शन कम होता है। ठीक है, अच्छा अब आगे करते हैं। 23 देखते हैं क्या कह रहा है। ए बॉडी इज मूविंग ऑन ए रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस टुवार्ड्स नॉर्थ, देन द डायरेक्शन ऑफ द फ्रिक्शनल फोर्स इज टुवार्ड्स, के बोला है कि कोई ऑब्जेक्ट है वो हॉरिजॉन्टल सरफेस पर नॉर्थ की तरफ मूव करे जा रहा है, तो जो फ्रिक्शनल फोर्स है उसकी डायरेक्शन क्या होगी। तो बेटा आप सबको पता है कि जो फ्रिक्शन की डायरेक्शन है वो हमेशा ऑब्जेक्ट के मोशन की अपोजिट होती है। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है नॉर्थ की तरफ, तो ऑफकोर्स जो फ्रिक्शन है उसकी डायरेक्शन साउथ होगी, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, साउथ। 24 देखो, when the applied force is doubled then friction becomes, अगर अप्लाइड फोर्स को डबल करते हो तो फ्रिक्शन क्या होता है? तो फ्रिक्शन भी डबल होता है। ठीक है, जितना आप फोर्स अप्लाई करते हो उतना ही फ्रिक्शन जो सरफेस है वो एक्सर्ट करता है। तो अगर फोर्स डबल करते हैं उतना ही फ्रिक्शन हमारा डबल हो जाता है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की। तो पढ़ो क्या है क्वेश्चन। वाई ए हॉर्स नीड टू पुल हार्डर ड्यूरिंग द फर्स्ट फ्यू स्टेप्स इन पुलिंग द कार्ट। क्या बोला है कि जब कोई घोड़ा उसके पीछे लगे हुए कार्ट को पुल यानी कि खींचने की कोशिश करता है, तो उस घोड़े को ज़्यादा जोर लगा के यानी कि उसको कुछ स्टेप्स ज़्यादा फोर्स लगा के क्यों ज़्यादा मतलब हार्ड क्यों खींचना पड़ता है उसको कार्ट को। तो इसमें लिखा हुआ है, इसका ऑप्शन आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। वो क्या है? लिमिटिंग फ्रिक्शन इज ग्रेटर देन डायनेमिक फ्रिक्शन। देखो जब शुरुआत में घोड़ा चलने की कोशिश करेगा, तो जब वो चलने की कोशिश करता है तो उस टाइम पे लिमिटिंग फ्रिक्शन होता है ना। तो वो जब चलने लगेगा उस वहाँ पे लिमिटिंग फ्रिक्शन है, और जब वो चलना शुरू कर देगा तब डायनेमिक फ्रिक्शन होता है। और हमें पता है कि जो डायनेमिक फ्रिक्शन होता है वो कम होता है एज कम्पेयर टू लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो लिमिटिंग फ्रिक्शन ज़्यादा है, इसीलिए उसको ओवरकम करने के लिए घोड़े को या इनकी हॉर्स को थोड़ा सा हार्डर पुल करना पड़ेगा। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए, कि जो लिमिटिंग फ्रिक्शन होता है वो डायनेमिक फ्रिक्शन से ज़्यादा होता है। 26 देखो क्या कह रहे हैं। यू आर मरून्ड ऑन ए फ्रिक्शनलेस हॉरिजॉन्टल सरफेस एंड कैन नॉट एक्सर्ट एनी हॉरिजॉन्टल फोर्स बाय पुशिंग अगेंस्ट द सरफेस, हाउ कैन यू गेट ऑफ। क्या बोला कि यू आर मरून्ड ऑन ए फ्रिक्शनलेस हॉरिजॉन्टल सरफेस, क्या आप किसी फ्रिक्शनलेस हॉरिजॉन्टल सरफेस पर खड़े हो, एंड कैन नॉट एक्सर्ट एनी हॉरिजॉन्टल फोर्स बाय पुशिंग अगेंस्ट द सरफेस, के सरफेस के बिल्कुल अगेंस्ट पुश करें। जैसे हम चलते हैं तो क्या करते हैं, अर्थ को बैकवर्ड पुश करते हैं, तो ऐसे ही हम कोई भी हॉरिजॉन्टल फोर्स लगा के पुश नहीं कर सकते हैं सरफेस के अगेंस्ट। तो हम कैसे उस सरफेस से बाहर निकल के जाएंगे? तो सिंपली हमें क्या करना पड़ेगा, हम जंप करके ही जा सकते हैं, क्योंकि हम सरफेस को पुश तो कर नहीं सकते क्योंकि वो बिल्कुल फ्रिक्शनलेस है। ठीक है, अगर हम उसको पुश करने की कोशिश करेंगे तो हम स्लिप करके गिर सकते हैं। 27 देखो, ड्यू टू स्ट्रीमलाइन शेप्स ऑफ कार, एरोप्लेन्स, सबमरीन्स, शिप्स वी कैन सेव। क्या बोला कि जो हम
कुछ ऑब्जेक्ट, जैसे कि जो ऑब्जेक्ट्स मेनली हवा में उड़ते हैं या फिर जो पानी में चलते हैं, उनकी जो शेप होती है वो स्ट्रीमलाइन बनाई जाती है, यानी कि आगे से बिल्कुल नुकीले होते हैं। फिर उनके स्टेप, जैसे कि फिश की शेप होती है, जैसे एरोप्लेन की शेप होती है, वो स्ट्रीमलाइन शेप कहलाती है ना, यानी कि वो जो ऐसी शेप होती है वो स्ट्रीमलाइन शेप होती है। तो वो जो शेप है वो क्या करती है, एनर्जी को रिड्यूस करती है, हमारी एनर्जी को बचाती है। तो इसमें मुझे किसको बचा सकते हैं, तो हम एनर्जी को बचा सकते हैं, ज़्यादा एनर्जी हमें उस, क्योंकि वो है ना फ्रिक्शन। फिर जैसे कि अगर आप स्ट्रीमलाइन शेप बनाते हो ना, तो जो भी एयर फ्रिक्शन होता है या फिर जो वाटर फ्रिक्शन होता है वो काफ़ी कम लगता है स्ट्रीमलाइन शेप में। तो उसको ओवरकम करने के लिए हमें ज़्यादा एनर्जी वेस्ट नहीं करनी पड़ेगी, तो हम अपनी एनर्जी बचा सकते हैं। आगे है, वैन ए व्हील इज़ रोलिंग ऑन द रोड एंड द डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स बिटवीन द व्हील एंड द रोड इज़। क्या बोला कि जब कोई पहिया है वो रोल कर रहा है किसी भी सरफेस के ऊपर, तो जो डायरेक्शन है फ्रिक्शनल फोर्स की व्हील और रोड के बीच में किधर होती है, वो हमेशा फॉरवर्ड डायरेक्शन में होती है रोलिंग के केस में। ठीक है, 29 देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर फ्रिक्शन इन्वॉल्व व्हेन एन एक्सल रोटेट्स इन ए स्लीव। जब कोई एक्सल, कोई धुरी स्लीव पे रोटेट करती है तो उसमें से कौन सा फ्रिक्शन इन्वॉल्व होता है, तो उस केस में होता है स्लाइडिंग। क्योंकि जैसे कि ये है, मतलब ये जैसे मान लो कोई भी धुरी है, कोई भी एक्सल है, तो ये ऐसे, मतलब ये ऐसे तो नहीं जाएगी ना, ये क्या बताऊँ आपको, ढंग का पेन नहीं है, यानी कि वो एक तरीके से स्लाइड करके जाएगी, वो बिल्कुल शेप ऐसे स्लाइड करके जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर स्लाइडिंग फ्रिक्शन आ जाएगा, क्योंकि लिमिटिंग फ्रिक्शन और डायनेमिक फ्रिक्शन तो हो नहीं सकते, यहाँ पे आएगा स्लाइडिंग फ्रिक्शन। 30th का देखो आंसर, इट इज़ डिफ़िकल्ट टू मूव ए बाइक विद इट्स ब्रेक ऑन। क्या बोल रहा है कि जब किसी बाइक के ब्रेक ऑन होते हैं तो वहाँ पे उसको रोकना काफ़ी मुश्किल होता है। तो बोला है कि रोलिंग फ्रिक्शन विल बी कन्वर्टेड टू स्लाइडिंग फ्रिक्शन, कि जो रोलिंग फ्रिक्शन है वो स्लाइडिंग फ्रिक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा। इसीलिए कार किसी भी को क्वेश्चन पढ़ो ढंग से, क्या कह रहा है, इट इज़ डिफ़िकल्ट टू मूव ए बाइक विद इट्स ब्रेक ऑन। ये बोला है कि अगर किसी बाइक के ब्रेक लगाए हुए हैं तो उसको चलाना मुश्किल होता है। तो उस केस में क्या होता है कि जब हम ब्रेक लगाते हैं तो जो व्हील्स हैं ना वो रोल नहीं कर पाते। देखो जो ब्रेक जैसे मान लीजिए कोई व्हील है तो यहाँ पे ब्रेक्स लगे होते हैं, जब हम ऊपर से उसको प्रेस करते हैं तो यहाँ से वो टाइट हो जाते हैं, तो जो व्हील्स है वो रोल नहीं कर पाते। तो वहाँ पे जो रोलिंग फ्रिक्शन है वो कन्वर्ट होता है स्लाइडिंग फ्रिक्शन में, और हमें पता है स्लाइडिंग फ्रिक्शन ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू रोलिंग फ्रिक्शन। तो स्लाइडिंग फ्रिक्शन ज़्यादा है तो उसको ओवरकम करने के लिए हमें ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, इतना फोर्स लगाना पॉसिबल हो नहीं पाता है, इसीलिए जो बाइक है जिसके हमने ब्रेक लगा रखे हैं उसको चलाना मुश्किल होता है। ठीक है, तो ये हमारे 30 ऑब्जेक्टिव हो गए कल लेवल 1 और लेवल 2 को मिला के। अब कुछ ये हम कर लेते हैं, मैच द फॉलोइंग। तो पहला लिखा है एन अपोजिंग फोर्स, तो एन अपोजिंग फोर्स क्या है, अपोजिंग फोर्स तो फ्रिक्शन है ना, तो यानी कि पी का तो 2, तो पी का 2 यहाँ पे आ गया। फिर बोला स्पेशल शेप ऑफ बॉडी इन ऑर्डर टू एक्सपीरियंस लेस फ्रिक्शन। फ्रिक्शन को कम करने के लिए जो हम ऑब्जेक्ट्स की स्पेशल शेप बनाते हैं वो कौन सी होती है, स्ट्रीम लाइनिंग होती है ना, तो क्यू का 1 हो जाएगा। उसके बाद है ग्रूव्स इन टायर्स, टायर्स में जो ऐसे स्पाइक्स बने होते हैं, ग्रूव्स बने होते हैं, वो किस लिए होते हैं, वो फ्रिक्शन को इंक्रीज करने के लिए होते हैं, ताकि स्लाइडिंग या फिर स्किडिंग ना हो किसी भी व्हीकल की। तो आर का हो जाएगा 3। उसके बाद है ऑयल एंड ग्रीस, तो ऑयल एंड ग्रीस क्या होते हैं, ये लुब्रिकेंट होते हैं जो कि फ्रिक्शन को डिक्रीज करने का काम करते हैं, तो एस का हो जाएगा 4। ये सारे ऑप्शन मिलते हैं ऑप्शन नंबर सी के अंदर। ठीक है, तो इसमें आ जाएगा सी। आगे देखो, अब है पहला है लुब्रिकेंट, तो लुब्रिकेंट क्या है, लुब्रिकेंट ऑयल एंड ग्रीस, तो पी का 3। उसके बाद है फ्रिक्शन प्रोड्यूस, फ्रिक्शन क्या प्रोड्यूस करता है, तो फ्रिक्शन भाई हीट प्रोड्यूस करता है, तो आर मतलब क्यू का हो जाएगा 1। उसके बाद है बॉल बेरिंग्स, तो बॉल बेरिंग्स से फ्रिक्शन कम होता है, नहीं बॉल बेरिंग्स सीलिंग फैन का किस में यूज़ करते, फ्रिक्शन प्रोड्यूस, सीलिंग फैन तो नहीं होता। बॉल बेरिंग्स, अच्छा बॉल बेरिंग्स का इस्तेमाल कहाँ करते हैं, तो बॉल बेरिंग्स का इस्तेमाल हम सीलिंग फैन में करते हैं, ये बात ऑब्वियस है। और सॉपी फ्लोर, यानी कि हमने क्या कर रखा है, फ्लोर पे साबुन का पानी डाल दिया। अब साबुन का पानी डालते हैं या फिर जैसे पोछा भी लगता है तो भी बिल्कुल फ्रिक्शन कम हो जाता है ना, वहाँ पे चलना मुश्किल होता है। तो जो सोपी फ्लोर है यानी जिस पे हमने साबुन का पानी बिखेरा हुआ है, वहाँ पे क्या होता है, फ्रिक्शन कम होता है। तो ये हो जाएगा एस का 2 हो जाएगा, आर का 4 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए में ये सारे मैथ्स बिल्कुल सही हैं। ऐसे ही आगे देखो,
स्पार्क्स आर प्रोड्यूस्ड व्हेन ए पेयर ऑफ सीजर इज शार्पन अगेंस्ट ए ग्राइंडिंग व्हील। जब एक ग्राइंडिंग व्हील के अगेंस्ट किसी भी कैंची के पेयर्स को शार्प किया जाता है तो वहाँ पे स्पार्क्स प्रोड्यूस होते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा इसलिए होता है कि जो फ्रिक्शन है वो हीट प्रोड्यूस करता है, तो उस हीट के स्पार्क्स वहाँ पे प्रोड्यूस होते हैं। तो पी का 2 हो जाएगा। क्यों है ए पीस ऑफ चाक वियर आउट एज इट इज़ यूज ऑन ए ब्लैक बोर्ड। कि जो चाक है उसका पिसने लग जा उसको जो चाक का टुकड़ा वो पिसने लग जाता है अगर उसको आप ब्लैक बोर्ड पे यूज़ करते हो तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि जो फ्रिक्शन है वो वियर एंड टियर कॉज करता है। हमें पता है फ्रिक्शन किसी भी चीज़ को घिसा देता है, तो जो बोर्ड और चौक के बीच में जो फ्रिक्शन है वो उस चौक को बिल्कुल घिसा देगा। आर है ट्रॉलीज है व्हील्स। ट्रॉलीज के अंदर व्हील्स क्यों होते हैं? क्योंकि वहाँ पे फिर क्या होता है, रोलिंग व्हील्स रोल करते हैं, व्हील्स कभी स्लाइड नहीं करते। तो पता है रोलिंग फ्रिक्शन कम होता है, इसीलिए जो ट्रॉलीज हैं उनमें हम किसका इस्तेमाल करते हैं? व्हील्स का इस्तेमाल करते हैं, जो कि फिर क्या करता है, रोलिंग जो व्हील्स की जो रोलिंग होती है वो फ्रिक्शन को रिड्यूस करती है। तो एस आर का हो जाएगा 4। और अगला है द लेदर शूज़ शोल्स ऑफ न्यू शूज़ आर रब्ड ऑन ए रफ सरफेस। कि जैसे लेदर के शूज़ होते हैं उनकी जो सोल होती हैं उनको रफ सरफेस पे रब किया जाता है जब नया लेके आते हैं। तो ऐसे इसलिए किया जाता है ताकि उस सरफेस को हम थोड़ा सा रफ बना सकें और फ्रिक्शन को बढ़ा सकें, जिससे कि हम इजीली चल पाएँ। क्योंकि जब बिल्कुल नए नए शूज़ आते हैं लेदर के तो उनका आपने देखा होगा जैसे कि टीवी में कई बार ऐड आती है कि जो वो बिल्कुल नई हील पहन के आते हैं, ऐड में ही दिखाते हैं वो, जैसे 5 मिनट्स क्राफ्ट तुम लोगों ने देखे होंगे, तो उसकी जो हील है वो बिल्कुल फिसलती है नई नई, तो वो क्या करती है धीरे से लाके उसको जो कद्दूकस होता है उस पर लाके घिसती है नीचे हल्के हल्के से, फिर वो रफ हो जाती है ना। तो ऐसे ये है कि जो लेदर के शॉल होते हैं ना वो काफ़ी चिकने होते हैं, तो वहाँ पे फ्रिक्शन काफ़ी कम होता है उसके और सरफेस के बीच में, तो वहाँ पे हमारे फिसलने के चांस काफ़ी ज़्यादा होते हैं। इसीलिए उसको क्या करते हैं, हम रफ बनाते हैं ताकि फ्रिक्शन को हम इंक्रीज़ कर सकें और ईजिली चल पाएँ। ठीक है, तो आज हमने करे हैं ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस और साथ ही में हमने करे हैं ये MCQs, सॉरी मैच द फॉलोइंग्स। तो ये आपको लर्न करने हैं। आगे का जो भी ये काम है असर्शंस या फिर जो वेरी शॉर्ट आंसर, ये हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आपको ये लर्न करने हैं, आगे काम हम कल करते हैं। थैंक यू।